प्राग एक स्वप्न। निर्मल वर्मा। जब आधी रात को पत्रकारों की क्लब उजाड़ हो जाती है और आखिरी एडिशन की खबरें भेजी जा चुकी होती हैं, तब भी गलियारे के कोने में एक महिला, काफ़ी बूढ़ी चिक महिला, शराब के गिलास के आगे खामोश बैठी रहती है। उन्होंने बहुत कुछ देखा भोगा है। पति स्पेन के गृह युद्ध में मारे गए थे। तब से एक शरणार्थी पत्रकार की हैसियत से प्राग में रहती हैं। कोई भी उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता। यो भी इन दिनों खबरों, खतरों और अफवाहों के इस शहर में एक जगह ध्यान टिकना मुश्किल है। एक बूढ़ी पियक्कड़ महिला पर तो टिकना और भी। वे लकड़ी टेकती हुई घर लौटती हैं। मैं भी लौटता हूँ। पुराने टाउन स्क्वायर तक हमारा रास्ता एक ही रहता है। शहर के सन्नाटे में उनकी लाठी की टक टक जैसे उनींदी पड़ी सड़क की धड़कन हो। चलते हुए लगता है मानो यूरोप का अंधेरा धीरे धीरे सिमटता हुआ यहीं इस स्क्वायर के बीच जमा हो गया है। बीच में, जहाँ यूरोप का हृदय है, एक अवसन निस्तब्ध नगर प्राग। शहर की अपनी छत है, जुलाई रात का चमकीला हरा गुंबद और उस पर उठी हुई गिरजे की मीनारें। जब हवा चलती है, शाम के अखबार उड़ने लगते हैं। ऐसा ही एक अखबार लैंप पोस्ट के नीचे उल्टे घायल कबूतर की तरह फड़फड़ाता है और असहाय होकर खंभे के इर्द गिर्द लिपट जाता है। बासी सुर्खियां जो कभी ताज़ी रही होंगी, अब मरी हुई अफवाह की तरह मुझे घूरती हैं। मैं वही दोबारा पढ़ता हूँ जो कुछ घंटे पहले इतनी उत्सुकता से निगल गया था। चिरियाना की मीटिंग के बारे में, जो अब भी जारी है लेकिन जिसकी कोई खबर नहीं। जो अब भी जारी है, जिस पर लाखों लोगों की आंखें लगी हैं। सिर्फ एक कोने में छपा समाचार अब भी याद रह गया है। पिछली रात को चिरेना के प्लेटफॉर्म पर स्टेशन मास्टर को अचानक एक व्यक्ति दिखाई दिया था। रात को 3 बजे का समय रहा होगा। चिरेना एक छोटा सा नगर, नगर भी नहीं, चेकोस्लोवाकिया और रूस की सीमा पर एक उजाड़ कस्बाती नगर। उजड़े नगर का वीरान प्लेटफॉर्म। बूढ़ा स्टेशन मास्टर कुछ देर तक संशय में खड़ा रहा। अंधेरे में आदमी को पहचानना मुश्किल था, किंतु यह देखा जा सकता था कि उसकी आंखें एकटक वहाँ जमी थीं, जहाँ सोवियत सीमाएं शुरू होती थीं। वह कई मिनटों तक चुपचाप उसे एक दिशा में देखता रहा। जब उसने मुंह मोड़ा तो स्टेशन मास्टर की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। आधी रात की इस घड़ी में सूने प्लेटफॉर्म पर और कोई नहीं, खुद दुबचेक खड़े थे। दुबचेक एक नाम, एक लौ, जिसके सहारे आज हर चेक और स्लोवाक अंधेरे में रास्ता टटोल रहा है। क्या उस रात चिरेना के प्लेटफॉर्म पर उस व्यक्ति ने कभी सोचा होगा कि सिर्फ कुछ दिनों बाद मुंह अंधेरे में अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं को रौंदते हुए सीमा पार का देश अपने टैंकों से अनेक देश को घेर लेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था? वे लकड़ी टेकती हुई चलती हैं। उस रात वे बेंच पर बैठ गईं, जुलाई के नर्म अंधेरे में, तीन चर्च की छाया के आगे। मुझे भी उन्होंने बैठ जाने के लिए कहा। वे मुझे पत्रकार ही समझती हैं। इन दिनों यह गर्व की चीज़ है, मुझ में और अनेक देशों के पत्रकारों में, जो इन दिनों प्राग में जमा हैं। अगर कोई अंतर है तो सिर्फ इतना ही है कि मैं अभी तक प्राग की नीयत को किसी एक स्टोरी में नहीं घटा पाया हूँ। उन्होंने कुछ कहा, फिर वे चुप हो गईं, जैसे मुझे टटोल रही हूँ। कुछ देर तक वे चुप बैठी रहीं, फिर लकड़ी की बेंच के सहारे टिका कर पूछा, क्या वे आएंगे? वाह, हमारी क्लब की बातचीत का छोर था, इसीलिए मैं समझ गया कि वे कौन हैं। वह पुरानी कम्युनिस्ट है। उसके पति कम्युनिस्ट होने के गर्व को दिल में छिपाए स्पेन में मरे थे। अगर आज सोवियत सेना का नाम न लेकर वह उसे वे के नाम से पुकारें तो आश्चर्य नहीं। उस देश का शायद कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किंतु उस देश का नाम आक्रमणकारी के रूप में लेना आज भी उतना ही कुरुचिपूर्ण लगता है जितना गिरजे के भीतर दीवार पर कोई अश्लील शब्द लिखना। लेकिन मेरी स्मृतियाँ अलग हैं। मैं क्रूर होकर पूछता हूँ, आपका मतलब सोवियत सेनाओं से है? यह पत्रकार की निर्ममता है। वे फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखती हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वे जैसे अपने से बोलती हैं। यह संभव है, किंतु हंगरी में भी वे अपने टैंक भेजने में नहीं हिचके थे।
मैं उन्हें कुरेदता हूँ। हंगरी की बात अलग थी। उन्होंने कहा, यहाँ बिल्कुल शांति है और दुबचेक एक सही कम्युनिस्ट है। उनके शब्दों में इतना गहरा विश्वास है कि वह मेरा संशय को भी धो डालता है। इस बार जब वे मेरी ओर देखती हैं तो मुझे उनकी आंखों में एक विजय मुस्कान सी दिखाई देती है। वे फासिस्ट नहीं हैं। एक छोटे देश पर वे हिटलर की तरह हमला नहीं बोल सकते। यह उनका आखिरी तर्क था। एक दिन सहसा यह तर्क ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। इसका अनुमान उस रात न वे कर सकती थी न इस देश के लोग। सोचता हूँ कितनी बार इतिहास अपने को दोहराता है। स्पेन, म्यूनिख और 21 अगस्त की रात। हर बार हमारे तर्कों को धोखा देता हुआ वह हमें कुछ नहीं सिखाता। फिर से नए बैरिकेड खड़े होंगे, नए तरह के स्वप्न, ऐसे जिनके बीच से प्राग पिछले 8 महीने से गुजरा है। सड़क पर चलते हुए मुझे शुरू जनवरी के दिन याद हो आते हैं, जब 20 वर्षों के भ्रमों, विडंबनाओं और हत्याओं के बाद चेकोस्लोवाकिया ने एक निपट नई राह अपनाई थी। एक ऐसी राह जिस पर चलकर लेखक संघ के अध्यक्ष गोल्डस्टिकर के शब्दों में समाजवाद और डेमोक्रेसी दोबारा एक साथ जुड़ सकेंगे। कौन जानता था कि सहसा एक दिन इसी राह पर उस देश के टैंक आ खड़े होंगे जो अपने को आज तक क्रांति का अग्रदूत कहता आया है। 21 अगस्त की सुबह, प्राग। यह अंत है। रेडियो अनाउंसर की पतली कातर आवाज़ कांपती है। टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच महज कुछ सिसकियां सुनाई देती हैं और फिर एक गहरे अंतहीन शून्य की दीवार हवा के आर पार खड़ी हो जाती है। यह अंत है। प्राग के रेडियो की यह आखिरी घोषणा सोवियत संगीनों से छितर कर आज भी हवा में मंडराती है, एक शांत तितली की तरह टैंकों के पहियों में रपटते हुए समूचे शहर में चक्कर लगाती हुई। यह अंत है। स्वतंत्र प्राग के अंतिम शब्द अंधेरी सड़क पर चलते हुए मेरे कानों में गूंजते हैं। किसका अंत? मार्क्सवाद का अंत, या उस विचारधारा का अंत जिसके प्रतीक ये टैंक हैं? प्राग की सड़कों पर लौटते हुए सहसा उस भयानक घड़ी का स्मरण दिलाते हुए जब 30 वर्ष पहले हिटलर की सेना इसी तरह अचानक बिना चेतावनी दिए इस छोटे किंतु अत्यंत सुसांस्कृतिक देश को रौंदने आई थी। अजीब विडंबना है कि चेकोस्लोवाकिया की विकसित प्रजातांत्रिक परंपरा जिस तरह एक ज़माने में हिटलर को कांटे की तरह चुभती थी, आज वही परंपरा सोवियत सेना नेताओं के लिए असहाय बन गई है। किसका अंत? उसे एक रोशनी का जो कुछ महीने पहले इस देश में कम्युनिज्म को मानवीय रूप देने के लिए चमकी थी। एक कमज़ोर और धीमी लौ, किंतु प्रखर ज़रूर, कि दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ले। इतनी साफ और चमकीली ज़रूर जो मार्क्सवाद को दोबारा से अपनी खोई हुई जड़ों को पहचानने में मदद कर सके।